हेलो गाइस, मैं शिवाजी भंडारी सर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए एनएमएम 2021 के अंदर साइंस के जो प्रश्न पूछे गए थे उनका कलेक्शन लेकर आए हैं। बच्चों, प्रश्न इसी तरीके से पूछे जाएंगे, वो भी हम इन प्रश्नों के अंदर चर्चा करेंगे कौन सा प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। तो बच्चों, पहला प्रश्न है कि रबी की फसल है, यानी कि रबी की फसल है। रबी की फसल यही बच्चों जो ऐसी फसल जिसको अक्टूबर नवंबर के महीने में बोया जाता है, यानी कि सिंपल शब्दों में ऐसे मान लीजिए ऐसी फसल जो सर्दियों के दिनों में उगती है। तो बच्चों, आपने देखा होगा अपने आसपास वर्तमान में जितने भी खेते हैं उनके अंदर गेहूं सरसों आपको देखने को मिल रही है। तो जो रबी की फसल हो जाएगी उसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं। रबी की फसल कौन सी हो जाएगी? गेहूं। तो बच्चों, आपसे अगला प्रश्न क्या पूछ सकता है वो कि बताओ खरीफ की फसल कौन सी है। तो आपको मैं बता दूं, ये प्रश्न भी आपको पढ़ के जाना है कि खरीफ की फसल कौन सी है और कौन से समय पे उगाई जाती है। या फिर बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि रबी की जो फसल है वो कौन से मंथ यानी कौन से महीने के अंतराल में उगाई जाती है। तो बच्चों, इसको आपको पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि नेत्र का वह भाग जो नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है। नेत्र का वह भाग जो नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है। बच्चों, मैंने पढ़ाते वक्त बताया था किसी की नीली आंखें, किसी की भूरी आंखें। तो उसका एक कारण है, उसको विशिष्ट यानी स्पेशल कलर कौन देता है? तो बच्चों, कॉर्निया। कॉर्निया एक ऐसा भाग होता है जहां से लाइट यानी जो प्रकाश होता है हमारी आंख के अंदर प्रवेश करता है। तो ये तो हो नहीं सकता, तो ये आंसर हमारा नहीं है। रेटिना। बच्चों, रेटिना को मैंने आपको बताया, रेटिना आंख का वह हिस्सा होता है जहां पे प्रतिबिंब बनता है, यानी जहां पे वस्तु का चित्र बनता है। लेंस। लेंस किसी वस्तु को विशिष्ट रंग प्रदान नहीं करता। तो विशिष्ट रंग प्रदान कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी परितारिका। परितारिका जो है वो नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पादपों में खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। ये प्रश्न आपको दो तरीके से याद रखना है कि जल का परिवहन कौन करता है। जल। जल का मतलब देखिए, जल और जाइलम, जल का जा और जाइलम का जा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। जबकि पूछा क्या है कि बताइए खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है। तो खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है? तो बच्चों, आपको याद रखना है फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम। अगर जल का पूछता तो कौन सा करता? जाइलम। अच्छा प्रश्न। नेक्स्ट है, रक्त के छनन की विधि क्या कहलाती है? रक्त के छनन की विधि जो है ना, तो बच्चों आपको याद रखनी है, अपोहन कहलाती है, जिसको डायलिसिस भी कहा जाता है। रक्त के छनन की विधि अपोहन कहलाती है, जिसे डायलिसिस के नाम से भी जाना जाता है। 7th क्लास के अंदर मैंने एक प्रश्न आपको बच्चों बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रखा था कि लाइकेन में किन जीवों की भागीदारी होती है। लाइकेन में किन जीवों की भागीदारी होती है? तो आपको टॉपिक याद आना चाहिए। मैंने आपको एक सहजीवी संबंध यानी बायोसिम्बोसिस, सहजीवी संबंध जब पढ़ाया था
तो उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि लाइकिन, लाइकिन के अंदर शैवाल और जो कवक होते हैं, शैवाल और कवक जो होते हैं ना, एक दूसरे को एक आवास प्रदान करता है, दूसरा उसको खाना प्रदान करता है। तो इनके बीच में एक सहजीवी संबंध पाया जाता है जो कि लाइकेन के अंदर होते हैं, यानी लाइकेन के अंदर किन जीवों की भागीदारी होती है। तो आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक। इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध होता है? सहजीवी संबंध होता है। एक इनमें से दूसरे को खाना प्रदान करता है, दूसरा वाला इनमें से एक को रहने की जगह प्रदान करता है, यानी आवास प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों, कृत्रिम रेशा कहा जाता है? कृत्रिम रेशा कहा जाता है? तो कृत्रिम रेशा जो है ना, वो रेयन को कहा जाता है। आपको एज इट याद रखना है, कृत्रिम रेशा किसको कहा जाता है? रेयन को कहा जाता है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? रक्त, देखिए टेलीविजन की बात करें तो ग्राहम बेल ने करी थी। बल्ब की बात करें तो थॉमस एडिसन अल्वा ने की थी। और कंप्यूटर के बारे में, जो कंप्यूटर का जो पिता है, फादर ऑफ कंप्यूटर, वो थे चार्ल्स बेबेज। लेकिन प्रश्न है कि परिसंचरण, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमकारी मिश्रण है? हिमकारी मिश्रण है। हिमकारी मिश्रण किसका मिश्रण होता है? बर्फ और शक्कर का नहीं होता, नमक और शक्कर का भी नहीं होता, बर्फ और सोडा का भी नहीं होता। किसका होता है? ये होता है बच्चों बर्फ और नमक का। किसका होता है? बर्फ और नमक का। कौन सा मिश्रण? हिमकारी मिश्रण। स्वतः दहन का उदाहरण है? स्वतः दहन का उदाहरण है कार्बन, नॉट, फास्फोरस, पेट्रोल, डीजल। तो बच्चों, जो अपने आप स्वतः ही जलने लग जाते हैं, उसका एक उदाहरण होता है फास्फोरस। अच्छा प्रश्न है। स्वतः दहन का उदाहरण है फास्फोरस। अभी अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि चांदी पर सोना चढ़ाना है, लोहे पर क्रोमियम चढ़ाना है, पीतल पर सोने की झोल चढ़ानी है, तो कौन सी विधि काम में लेंगे? तो विद्युत लेपन। तो प्रश्न आ रहा है कि विद्युत की सहायता से एक धातु पर अन्य धातु की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है बच्चों? क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण नहीं, नाइट्रीकरण नहीं, तो क्या कहा जाता है? विद्युत लेपन। विद्युत लेपन यानी कि चांदी पर सोने की परत चढ़ाना, तांबे पर पीतल की, या पीतल पर सोने की, या लोहे पर क्रोमियम की, ये जो परतें चढ़ाई जाती हैं उसको कहा जाता है विद्युत लेपन। और ये किसकी सहायता से किया जाता है? विद्युत की सहायता से। तो आंसर हो जाएगा विद्युत लेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया था? तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव खोजा गया था वो एडिसन के द्वारा नहीं। एडिसन ने तो बल्ब का आविष्कार किया था, न्यूटन ने भी नहीं, वॉट ने भी नहीं, तो किसने? ऑरेस्टेड के द्वारा। ऑरेस्टेड के द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया? ऑरेस्टेड के द्वारा। मुकुलन पाया जाता है? मुकुलन पाया जाता है। तो मुकुलन बच्चों आपने खूब पढ़ रखा है, मेढक के अंदर भी नहीं पाया जाता, अमीबा के अंदर भी नहीं पाया जाता, कीट के अंदर भी नहीं पाया जाता, तो पाया किस में जाता है? हाइड्रा और ईस्ट के अंदर। अगर ऑप्शन में ईस्ट भी आता तो आंसर हमारा ईस्ट भी हो जाता। तो मुकुलन किसके अंदर पाया जाता है? हाइड्रा और ईस्ट के अंदर। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? आ सकता है बच्चों, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? Fe, सिंपली ये फॉर्मूला नहीं है। FeO फेरस ऑक्साइड ये भी नहीं है, फेरस सल्फेट ये भी नहीं है,
तो जंग का जो रासायनिक सूत्र है आपको याद कर लेना है Fe2O3। Fe2O3 किसका फॉर्मूला हो जाएगा? जंग का केमिकल फॉर्मूला। आमाशय का पाचक रस किस माध्यम में कार्य करता है? आमाशय के अंदर जो पचाने वाला रस होता है, हमारे भोजन को पचाने वाला जो रस होता है, वो कौन से मीडियम में कार्य करता है? तो मीडियम की बात करें तो वो कौन से मीडियम में काम करेगा? अम्लीय माध्यम, एसिडिक मीडियम। कौन सा होता है? एसिडिक, यानी अम्लीय माध्यम के अंदर। हरित गृह गैसें कौन सी है? ये जो प्रश्न है बच्चों, छोटे से लेकर बड़े से बड़े एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जा सकता है, और पूछा जाता भी है और पूछा गया भी है। तो हरित गैसें कौन सी? तो मेथिन और नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी, मेथिन और नाइट्रस ऑक्साइड। मेथिन और नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन बच्चों, मैं आपको एक रासायनिक परिवर्तन में बता देता हूं। इसके अंदर जैसे उदाहरण दे रखा है कागज का जलना, यानी कि इसमें जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक से जो प्रोडक्ट यानी जो उत्पाद बनता है, इसमें एक बार जो भी प्रोडक्ट बन गया, यानी अभिकारक से जो भी उत्पाद बन गया, वापस उस उत्पाद से अभिकारक को जनरेट नहीं किया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता। यानी कि केवल एक ही तरफ से चलने वाली जो प्रक्रिया होती है वह होता है रासायनिक परिवर्तन। और अगर सेम रासायनिक परिवर्तन नहीं पूछे तो भौतिक परिवर्तन पूछ सकता है। तो इसके अंदर पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन आता है, और ये दोनों तरफ से चलने वाली प्रक्रिया होती है। कौन सी? भौतिक परिवर्तन। एक सीधा सा उदाहरण मैं आपको बता दूं, जैसे जल से आप बर्फ बना सकते हो, बिल्कुल। बर्फ क्या दोबारा से जल में नहीं बदल सकती? क्या बिल्कुल बदल सकती है। तो यानी ये जो प्रक्रम होता है ये दोनों तरफ से चलता है, वो होता है भौतिक परिवर्तन। पदार्थ की भौतिक अवस्था बदलती है, आकार बदल जाता है, उसका रंग बदल जाता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में अभिकारक से उत्पाद बनेगा, लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बनेगा, यानी केवल एक ही तरफ से चलने वाली प्रक्रिया है। कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। अब एक सीधा सा उदाहरण मैं आपको बता दूं, आपने दूध से दही बना दिया, आप कितना भी मत लीजिए, लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा। क्या बन सकता है? क्या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। तो यानी कि ये केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक क्रिया होती है। कागज का जलना, यानी दहन जहां पे भी होता है, दहन का मतलब होता है रासायनिक परिवर्तन, तो कागज का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। मोम का पिघलना, मोम का पिघलना यानी मोम का जो पिघलना है वो क्या है? हमारा भौतिक परिवर्तन है। तो आंसर इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है, मोम का पिघलना रासायनिक परिवर्तन नहीं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है मेलामाइन, पीवीसी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। तो बच्चों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण देखिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको आप एक बार किसी सांचे में ढाल दीजिए तो दोबारा से उसको उस रूप में नहीं लाया जा सकता।
तो इस प्रकार की जो प्लास्टिक का उदाहरण होता है वो होता है मेलामाइन। कौन सा होता है? मेलामाइन। और इसी का एक दूसरा उदाहरण भी होता है जिसका नाम होता है वेकेलाइट। वेकेलाइट आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं कि वेकेलाइट और मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण माने जाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण माने जाते हैं। अब बच्चों देखो, सीधा सा सिंपल सा एक उदाहरण मैं आपको बता दूं। आपके घरों के अंदर जो कुकर वगैरह होते हैं या जो चाय पकाने वाली जो पतीली होती है उसका जो हत्ता होता है वो एक प्लास्टिक का ही होता है। लेकिन वो प्लास्टिक चाहे तो आपका बर्तन कितना भी गर्म हो जाए, क्या वो पिघलता है? नहीं पिघलता। एक बार आपने जिस भी सिचुएशन में उसको ढाल दिया दोबारा नहीं आएगा। तो ये आपको याद रखना है, मेलेमाइन और वेकेलाइट। ठीक है सर। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण हो गया मेकेलाइट, वेकेलाइट और मेलामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में मृत जीवों से पेट्रोलियम निर्माण में परिस्थिति आवश्यक नहीं है। पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो बच्चों आपने अच्छी तरह से पढ़ा है। जब जो भी मृत जीव होते हैं वो जमीन के अंदर चले जाते हैं बहुत अधिक गहराई में, तो वहां पे वायु की अनुपस्थिति, बिल्कुल वायु की अनुपस्थिति नहीं होती है, जरूरी है। दूसरा, जब नीचे जाएगा पृथ्वी के गर्भ के अंदर जब कोई चीज जाएगी तो वह टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। उच्च दाब यानी प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। जितनी गहराई में जाओगे प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। तो पेट्रोलियम के निर्माण में कौन आवश्यक नहीं है? तो जल का होना जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आवश्यक नहीं है? जल का होना। वायु की अनुपस्थिति जरूरी है, उच्च ताप भी जरूरी है, और उच्च दाब भी जरूरी है, और जल की उपस्थिति होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, तड़ित झंझा के समय यह करें। तो बच्चों मैंने अभी अभी आपको ये चैप्टर भी पढ़ा दिया, इसमें कुछ टॉपिक रह गए थे तो वो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। तड़ित झंझा यानी कि लाइटनिंग। लाइटनिंग मैंने आपको पढ़ा रखा था। तो लाइटनिंग के समय क्या करें? देखो, जब भी बिजली कड़कती है तो सीधा सा बात है, आपको जमीन पर नहीं लेटना चाहिए, क्योंकि जमीन पर लेटोगे हो सकता है आपके ऊपर ही बिजली गिर जाए। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ही दे रखा है। जमीन पर लेटें यानी नहीं लेटना है, जमीन पे नहीं लेटना है। जब भी बिजली कड़के हमें अपने घरों के अंदर ही शरण लेनी चाहिए। छाता लेकर चलें। बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि छाता लेकर चलना सुरक्षित है। नहीं, क्यों? क्योंकि छाते के अंदर जो डंडी होती है वो एक मेटल की होती है। किसकी होती है? मेटल की होती है। तो अगर बिजली गिरेगी और छाती के ऊपर गिरी तो मेटल से होकर के वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए छाता लेकर भी नहीं चले भैया। खुले मैदान में बैठे, यानी कि बिजली कड़कते समय खुले मैदान में कतई नहीं बैठे, नहीं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी है कि यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लें। हाँ, ये प्रश्न या ये पॉइंट भी आपको नोट करने लायक है कि साहब वन के अंदर तो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनके नीचे क्यों नहीं, जबकि छोटे वृक्ष के नीचे ही शरण क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि बच्चों मान लीजिए ये हमारा एक छोटा सा पेड़ है और ये हमारा कोई बड़ा वाला पेड़ है, यहाँ से बिजली कड़केगी तो बिजली जब कड़केगी तो ये लॉन्गेस्ट पाथ को नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ को सेलेक्ट करती है। यानी जब बिजली कड़कती है यानी जो लाइटनिंग होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ को क्या करती है? सेलेक्ट करती है। तो शॉर्टेस्ट यानी छोटे से छोटा रास्ता, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये ज्यादा रास्ता क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट हो जाएगा।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा शॉर्टेस्ट। तो बिजली अगर कड़केगी, बिजली पड़ेगी तो इस बड़े वाले पेड़ पर पड़ेगी, इस छोटे वाले पेड़ पर पड़ने के चांस कम रहेंगे। तो अगर आप कभी भी गलती से किसी वन के अंदर हो, किसी जंगल के अंदर हो, बिजली तेजी से कड़क रही हो, तो हमें इस हिसाब से शरण नहीं लेनी चाहिए कि ये बड़ा पेड़ है यहाँ बचाव हो जाएगा, जबकि जितना पेड़ बड़ा होगा वहां पे बिजली के कड़कने की, बिजली की गिरने की संभावना उतनी ही अधिक हो जाएगी। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके साथी विद्यार्थी जिन्होंने एमएमएस का फॉर्म भरा है, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी अच्छी प्रकार से अच्छी वीडियो, यानी अच्छी वीडियो से मेरा मतलब है अच्छे अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन आपके सामने ला सकें। तो धन्यवाद।